अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी को एजुकेशन की साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों के रूप में जाना जाता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी की मदद से एजुकेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या उद्देश्य है, उनको आसानी से पहचाना जा सकता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी की मदद से एक टीचर अपनी मिनिमम एनर्जी और मिनिमम लेबर लगा के अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बना सकता है। उसी प्रकार से स्टूडेंट जो है वो भी लेस टाइम और एफर्ट के माध्यम से बेटर वे में लर्न कर सकते हैं। तो कहने का मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी की मदद से टीचर और स्टूडेंट दोनों को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में फ़ायदा होता है। अब हम पॉइंट वाइज देख लेते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है। पहला पॉइंट है टू अंडरस्टैंड द लर्नर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लर्नर को पहचानने में। कहने का मतलब एक अच्छा टीचर वो माना जाता है जो अपने स्टूडेंट्स और जो लर्नर्स है उनको पहचानता है। कहने का मतलब उनके एप्टीट्यूड, उनकी एनर्जी, उनकी एबिलिटीज़, उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इन सब को जानता है। तो हम कह सकते हैं केवल नॉलेज लेना ही एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, कि इसका उद्देश्य जो होता है वो चाइल्ड के बिहेवियर को मॉडिफाई करना होता है। सर जॉन एडम्स ने अपनी बुक न्यू टीचिंग में भी इसके बारे में लिखा है कि टीचिंग की जो वर्ब्स है उसके दो एक्यूजेटिव होते हैं। कहने का मतलब दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। पहला होता है पर्सन और दूसरा होता है थिंग। जैसे कि उन्होंने एक सेंटेंस दिया है एग्जाम्पल के लिए, द मास्टर टॉट जॉन लैटिन। सामान्य भाषा में कहे तो एक टीचर जो है वो लैटिन भाषा का ग्रेट स्कॉलर हो सकता है, लेकिन वो जॉन को लैटिन अच्छे से पढ़ा पाएगा ये तभी संभव है जब वो टीचर जो है वो जॉन की मेंटल फोर्सेस से वाकिफ हो, जानता हो। मतलब मेंटल एबिलिटीज जब एक टीचर अपने स्टूडेंट की जानता है तभी उसे वो बेहतर तरीके से पढ़ा सकता है। तो सिंपल भाषा में कहें तो एक टीचर की एबिलिटी यही नहीं है कि वो एक अच्छा स्कॉलर हो सब्जेक्ट का, उसके पास एबिलिटी हो अपने लर्नर्स को पहचानने की। और एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर को अपने लर्नर को पहचानने में मदद करती है। दूसरा है टू अंडरस्टैंड डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब विकासात्मक विशेषताओं को पहचानने में भी मदद करती है। चिल्ड्रंस या लर्नर जो होते हैं वो डेवलपमेंट की कई स्टेजेस से होकर गुजरते हैं, जैसे इन्फेंसी है, चाइल्डहुड है या एडोलसेंस है, और प्रत्येक स्टेज की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। एक टीचर जो है उसे हर स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक की जानकारी होनी चाहिए ताकि वो अपने इंस्ट्रक्शन को इस प्रकार से तैयार कर सके ताकि इंडिविजुअल लर्नर के बिहेवियर को वो मॉडिफाई कर सके। सिंपल भाषा में कहे तो जिस लर्नर की जैसी आवश्यकता है उसके अनुरूप ही उसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जा सके। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो लर्नर की डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक को समझने में टीचर की हेल्प करती है। अगला है टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ टीचिंग लर्निंग। टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस की नेचर को समझने में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है। टीचिंग लर्निंग की नेचर को समझ के ही टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट के बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगला पॉइंट है टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है। ये अपने आप में एक फैक्ट है कि दो पर्सन जो होते हैं वो एक दूसरे की तरह नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब हर जो लर्नर है वो अपनी इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, लाइक, डिसलाइक या उसकी पोटेंशलिटीज जो है उनके आधार पर दूसरे से भिन्न होता है। हो सकता है लर्नर गिफ्टेड हो, बैकवर्ड हो, रिटार्डेड हो, टैलेंटेड हो, हैंडीकैप्ड हो, बहुत अलग अलग प्रकार के लर्नर्स हो सकते हैं और इसे ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहा जाता है। इन सभी को एक जैसे तरीके से ही ट्रीट नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब एक क्लास में बच्चे प्रतिभाशाली भी हो सकते हैं, पिछड़े हुए भी हो सकते हैं, मंदबुद्धि भी हो सकते हैं। टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख कर ही टीचिंग करवानी चाहिए। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो इनैट एबिलिटी जो होती है, मतलब जो जन्मजात जो गुण होते हैं उनकी या जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जो कैपेबिलिटीज़ है उनकी स्टडी करती है। ये कभी भी ग्रुप डिफरेंसेस की स्टडी नहीं करती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने में हेल्प करती है, न कि ग्रुप डिफरेंसेस को समझने में। अगला है टू अंडरस्टैंड ग्रुप डायनेमिक्स। ग्रुप डायनेमिक्स कहने का मतलब है कि एक लर्नर जो है वो इंडिविजुअल तो बिहेवियर करता ही है, इसके अलावा वो एक ग्रुप में कैसा व्यवहार करता है। तो इस प्रकार से ग्रुप डायनेमिक्स को समझने में एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है। हाल ही के वर्षों में ये बात मानी गई है कि सोशल बिहेवियर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। कहने का मतलब एक लर्नर जो है वो समाज में या ग्रुप में कैसा व्यवहार करता है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इसीलिए एक टीचर को देखना चाहिए कि उसकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो ग्रुप में कैसी रहती है या टोटल स्कूल या सोशल इन्वायरमेंट का
लर्निंग पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगला है टू अंडरस्टैंड इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स। एजुकेशनल साइकोलॉजी की मदद से बहुत सारे अप्रोच, प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स और टीचिंग मेथड जो है वो तैयार किए गए हैं और ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिस जो थी उनको नकारा गया है मॉडर्न टाइम से। एजुकेशनल साइकोलॉजी बताती है कि कौन से गेम्स जो है वो सिग्निफिकेंट है, मतलब किन गेम्स के आधार पर बच्चों को जल्दी सिखाया जा सकता है। अब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में नए नए मेथड्स और नए नए गेम्स इजाद किए गए हैं ताकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और इफेक्टिव बनाया जा सके। अगला है टू नो एंड प्रिजर्व और मेंटल हेल्थ, मतलब मानसिक स्वास्थ्य को जानने में और उसकी रक्षा करने में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी काफ़ी मदद करती है। सिंपल भाषा में कहें तो एजुकेशनल साइकोलॉजी की स्टडी जो है वो टीचर की हेल्प करती है ताकि वो ये समझ सके कि मेंटल हेल्थ को कौन कौन से एलिमेंट्स इफेक्ट करते हैं या मेंटल इल हेल्थ या मेल एडजस्टमेंट के लिए कौन से फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। और एजुकेशनल साइकोलॉजी के माध्यम से टीचर जो है वो इन प्रकार के सारे जो फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है मेंटल इल हेल्थ और मेल एडजस्टमेंट के लिए उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करता है और एक हेल्दी मेंटल एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करता है। अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो करिकुलम कंस्ट्रक्शन में हेल्प करती है, मतलब पाठ्यक्रम निर्माण में एजुकेशनल साइकोलॉजी का बड़ा महत्व है। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के माध्यम से डिफरेंट स्टेजेस के लिए जो करिकुलम है वो फॉर्मुलेट किया जाता है। सिंपल भाषा में कहें तो बच्चों के मानसिक स्तर के आधार पर ही पाठ्यक्रम का निर्माण करना एजुकेशनल साइकोलॉजी की मदद से ही पॉसिबल हुआ है। इसके अनुसार पाठ्यक्रम में वही सब्जेक्ट शामिल करने चाहिए जो बच्चों की मूल आवश्यकताएं हैं या उनकी डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक से जुड़े हैं। कहने का मतलब सामाजिक स्तर पर जिन चीज़ों को स्वीकारा जाता है या जो बच्चों के लिए जरूरी है, जो उनके विकास में भी काम आए, तो इस प्रकार के सब्जेक्ट्स को पाठ्यक्रम में शामिल करना एजुकेशनल साइकोलॉजी की मदद से ही संभव हुआ है। अगला है टू मेजर लर्निंग आउटकम, मतलब जो सीखा हुआ है उसका मापन करना। मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी ने बहुत सारे ऐसे रिलायबल टेस्ट और इंस्ट्रूमेंट्स तैयार किए हैं जिनके माध्यम से मेंटल मेजरमेंट किया जा सकता है और ये जो मेजरमेंट है वो एक्सट्रीमली यूजफुल माने जाते हैं क्योंकि अब लर्नर्स की जो मेंटल कैपेसिटीज है, उनकी बेसिक इंटेलिजेंस है, टेम्परामेंटल एटीट्यूड्स है या स्पेशल इंक्लिनेशन जो है, उन सब का अब मापन किया जा सकता है एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो टेस्ट तैयार किए गए हैं उनकी मदद से। और बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स डेवलप किए जाते हैं इंडिविजुअल के लेवल के आधार पर। साइकोलॉजिकल मेजरमेंट्स की वजह से ये स्पष्ट हो जाता है कि हर बच्चा जो है वो दूसरे से भिन्न है, तो इसका मतलब हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। अब टीचर्स इस बात को जान जाते हैं कि जिन बच्चों का IQ लेवल 90 से कम है वो मेडिकल इंजीनियरिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव या इसके समान जो दूसरे वोकेशंस है उनमें अच्छा नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसके अलावा वो कौन से अल्टरनेटिव फील्ड्स में कामयाब हो सकते हैं, ये भी एजुकेशनल साइकोलॉजी की मदद से संभव हो पाया है। अगला है टू अंडरस्टैंड द लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस को समझने में टीचिंग और लर्निंग एक साथ चलती है। कंप्लीट एजुकेशन इस बात पर डिपेंड करती है कि किस प्रकार से एक चाइल्ड जो है वो न्यू रिस्पॉन्सेज सीखता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो लर्निंग थ्योरीज की नेचर को डिस्कस करती है और लर्निंग के कौन कौन से टाइप्स है जो डिफरेंट एज लेवल के लिए जरूरी है उन सब को बताती है। अगला है टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड। एजुकेशनल साइकोलॉजी एक टीचर को अपनी एजुकेशनल प्रैक्टिस में और ज़्यादा साइंटिफिक बनने में मदद करती है, जिसकी वजह से अब टीचर ज़्यादा मैथडिकल, ऑब्जेक्टिव और रैशनल हो चुके हैं अपने एफर्ट में। अगला पॉइंट है टू अंडरस्टैंड नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को समझने में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी मदद करती है। संपूर्ण जो शिक्षा पद्धति है वो हमारे मस्तिष्क और हमारे नर्वस सिस्टम पर आधारित है, इसलिए एक टीचर के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो नर्वस सिस्टम को समझे जो कि ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करता है। टीचर को सेंसरी ऑर्गन्स का नॉलेज होना चाहिए जो कि नॉलेज का गेटवे माना जाता है, मतलब हमारी इंद्रियों से जुड़े हुए जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सब की जानकारी टीचर को होनी चाहिए और ये सारी जानकारी उपलब्ध करवाने में एजुकेशनल साइकोलॉजी मदद करती है। अगला है टू एजुकेट एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। एजुकेशनल साइकोलॉजी की मदद से बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऐसे एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के लिए तैयार किए जाते हैं जिनको एजुकेशनल फैसिलिटीज से नेग्लेक्ट कर दिया गया था। अगला है टू मैनेज इफेक्टिव एंड डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। विभिन्न इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत जो ऑटोक्रेटिक प्रैक्टिस थी अब उनका स्थान डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन ने ले लिया है। कहने का मतलब अब लोकतंत्र प्रणाली जो है वो शिक्षण संस्थाओं में लागू कर दी गई है
और ये एजुकेशनल साइकोलॉजी की मदद से ही संभव हो पाया है। टीचर्स और स्टूडेंट दोनों अब स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे एरियाज में एक दूसरे से एसोसिएट है। अगला पॉइंट एजुकेशनल साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंस के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टू प्रिपेयर आइडियल टाइम टेबल। एक आदर्श टाइम टेबल बनाने में एजुकेशनल साइकोलॉजी का बड़ा रोल रहता है। टाइम टेबल तैयार करते वक्त साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हमेशा ध्यान में रखे जाते हैं। टाइम टेबल तैयार करते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स है वो इन 3 परिस्थितियों में ना पढ़ाए जाए, ना तो वो शुरुआत के पीरियड्स में पढ़ाई जाए, ना ही वो इंटरवल से पहला जो पीरियड आता है उसमें पढ़ाया जाए, ना ही स्कूल टाइम के लास्ट में उनको रखना चाहिए। कहने का मतलब इन्हें बीच में रखना चाहिए, और ये भी एजुकेशनल साइकोलॉजी की मदद से ही संभव हुआ है, टाइम टेबल को एक व्यवस्थित तरीके से तैयार करना। अगली एजुकेशनल साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंस है टू प्रिपेयर टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक तैयार करने में भी अब जितनी भी बुक्स लिखी जाती है उनमें इस बात का ध्यान जरूर रखा जाता है कि वो चिल्ड्रन के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में मदद करे, उनकी नीड्स, इंटरेस्ट, एबिलिटीज और एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग हो। लास्ट एंड फाइनल है टू मेंटेन डिसिप्लिन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एक डिसिप्लिन को मेंटेन करने में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी का बड़ा रोल रहा है। अब वो वक्त नहीं रहा जब बच्चों को मारपीट करके या पनिश करके डिसिप्लिन रखवाया जाता था। अब सेल्फ डिसिप्लिन पर ध्यान दिया जाता है और इसके लिए बहुत सारी क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज की जाती है। कहने का मतलब टीचर की छवि जो एक ऑटोक्रेट के रूप में थी, तानाशाही के रूप में थी, अब वो एक डेमोक्रेट के रूप में उभर कर आई है एजुकेशनल साइकोलॉजी की मदद से। तो ये थी सारी एजुकेशनल साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंस। हालांकि एजुकेशनल साइकोलॉजी ने सारे जो भी कॉन्सेप्ट्स और स्पेयर्स एजुकेशन के उनको कवर किया, इसके बावजूद एजुकेशनल साइकोलॉजी की भी कुछ लिमिटेशन है। जैसे कि हमें पता है एजुकेशनल साइकोलॉजी एक नेचुरल साइंस नहीं है, ये एक पॉजिटिव साइंस है। तो इसीलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी एक गाइडलाइन प्रोवाइड करवा सकती है, लेकिन इनका जनरलाइजेशन उतना एग्जैक्ट नहीं हो सकता जितना नेचुरल साइंसेज में होता है। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स ने भी एजुकेशनल साइकोलॉजी की इस लिमिटेशन को अपनी बुक टास्क टू टीचर्स में डिफाइन किया है। उन्होंने लिखा है कि मैं कहूँगा कि आप लोग बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं अगर आप सोचते हैं कि साइकोलॉजी जो है, जो कि एक माइंड्स लॉज की साइंस है, उससे आप कोई भी डेफिनेट प्रोग्राम जो है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, और ये जो जितनी भी स्कीम्स या मेथड्स इंस्ट्रक्शन की है उन्हें आप तुरंत स्कूल रूम में यूज कर सकते हैं। साइकोलॉजी जो है वो एक साइंस है और टीचिंग जो है वो एक आर्ट है, और साइंस कभी भी आर्ट को डायरेक्टली जनरेट नहीं कर सकती है। इसे इसके ओरिजिनल फॉर्म में ही लागू करने के लिए एक इन्वेंटिव माइंड की ज़रूरत होती है। अगर आप साइकोलॉजी जानते हैं तो इसका मतलब भी इस बात की गारंटी नहीं है कि आप एक अच्छे टीचर भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से एजुकेशनल साइकोलॉजी की लिमिटेशन को विलियम जेम्स ने सारांश में ये कह के बताया कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत जितने भी प्रोग्राम, स्कीम, इंस्ट्रक्शंस है उनको तुरंत लागू नहीं करवाया जा सकता, जैसा कि हम कॉन्सेप्ट्स में पढ़ते हैं। ये एक टीचर पर निर्भर करता है कि वो एजुकेशन में किस प्रकार से साइकोलॉजी का यूज कर पाता है। तो इस प्रकार से एजुकेशनल साइकोलॉजी अपने आप में संपूर्ण नहीं है, इसकी भी कुछ लिमिटेशन है। अब हम देख लेते हैं अब तक के एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं। अब तक के स्कूल लेक्चर एग्जाम में 2 क्वेश्चंस आए हैं। पहला क्वेश्चन आया स्कूल लेक्चर 2018 बायोलॉजी में, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट। एजुकेशनल साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है? टू अंडरस्टैंड डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ जी ये सही है। टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लर्निंग, इसमें भी इसका रोल रहता है। टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। एजुकेशनल साइकोलॉजी इन सारी चीज़ों को समझने में एजुकेशनल साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंस इन सभी में है। अगला क्वेश्चन आया स्कूल लेक्चर 2015 ड्राइंग में, एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडीज द इनेट एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज ऑफ द। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो जन्मजात गुणों को और क्षमताओं का अध्ययन करती है। किसके? इंडिविजुअल डिफरेंसेज के, ग्रुप डिफरेंसेज के, इंडिविजुअल एबिलिटीज के, इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज के। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेज इसका आंसर सही हो जाएगा। ये थी एजुकेशनल साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंस। फिलहाल इस वॉल्यूम में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, शब्बा खैर।